हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 10 के फिजिक्स के पहले चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एक नया टॉपिक, जो कि है हमारा स्फेरिकल मिरर। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर के इमेजेस का जो भी जो हमारी इमेजेस थी वो कैसी बनती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली थी हम लोगों ने अपने कुल मिलाकर के प्लेन मिरर की। आज के इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, उसी के आगे के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पूरी तरीके से समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, उसके बाद टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स को हम लोग देखेंगे, और उससे पहले एक और चीज़ देखेंगे जो कि है हमारा कि कैसे हम किसी भी कर्व्ड शेप पर, ठीक है, किसी भी प्लेन सरफेस पर नॉर्मल बनाना तो बहुत ही इजी है, लेकिन किसी कर्व्ड शेप पर अगर हमें नॉर्मल बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को भी हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो का जो भी टारगेट है वो हमने कर लिया है डिसाइड कि क्या क्या पढ़ना है। हमें स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, और कैसे हम किसी भी कर्व्ड शेप पर क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे, इसको भी हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर बच्चों कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्टेंस है। तो स्फेरिकल मिरर्स को हम लोग पढ़ेंगे, और स्फेरिकल मिरर बहुत ही ईजी है। क्या है? ईजी है, कुछ नहीं है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर हमारे जो ग्लास होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्फेयर ग्लास होते हैं, उन्हीं से हम स्फेरिकल मिरर्स को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स को पाते हैं। तो क्या है, सिंपल सा देखते हैं। तो स्फेरिकल मिरर कुछ नहीं होता है, एक हॉलो स्फेयर होता है, कांच का, ग्लास का एक हॉलो स्फेयर होता है, एक 3D डायग्राम होता है। अब यहाँ कुछ मैं 3D बना नहीं सकता, कोशिश करता हूँ एक स्फेयर बनाने की, ठीक है। तो क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कुछ नहीं होता है, स्फेयर ग्लास से ही स्फेरिकल मिरर्स क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। स्फेरिकल ग्लास क्या होते हैं? स्फेरिकल ग्लास एक स्फेयर शेप का एक ग्लास होता है, जो अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। तो ये क्या है, हमारा एक स्फेयर है, ठीक है, एक स्फेयर ग्लास है, ठीक है। अब स्फेरिकल ग्लास को जब हम क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास कुछ एक चाकू है, उस चाकू से मैंने क्या किया है, इस स्फेरिकल मिरर को, सॉरी स्फेरिकल ग्लास को क्या कर दिया, कट कर दिया। अब जैसे ही हम स्फेरिकल ग्लास को कट करते हैं, ये स्फेरिकल ग्लास दो भाग में बट जाते हैं। दो भाग में बटेंगे तो एक भाग आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और एक भाग आप देखोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये दो भाग हमको मिलेंगे। तो स्फेरिकल मिरर्स को जब हम कट करते हैं तो हमें इसके दो पार्ट्स मिलते हैं, और उन्हीं दो पार्ट्स को हम उनके दो टाइप्स के नाम से जानते हैं। पहला जो होता है हमारा कॉनकेव होता है, और दूसरा जो होता है हमारा कॉन्वेक्स होता है। क्या बताया मैंने? पहला क्या होता है हमारा, कॉनकेव होता है, और दूसरा हमारा होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। क्या बताया बच्चों मैंने कि आपका स्फेरिकल मिरर कहाँ से मिलते हैं? आपके स्फेरिकल मिरर्स, आपका एक स्फेरिकल ग्लास, होलो ग्लास होता है, ठीक है, होलो ग्लास होता है, जिसको कट करके हम स्फेरिकल मिरर्स को पाते हैं या ऑब्टेन करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक डेरिवेशन लिखा हुआ है, एक टर्म लिखा हुआ है, एक डेफिनेशन लिखी, उसको देख लेते हैं। आ स्फेरिकल मिरर इज दैट हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ अ ग्लास, कि जिसका एक स्फेरिकल मिरर वो होता है जिसका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ से पाता है, हमारे स्फेयर ऑफ ग्लास से, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास से मिलता है, ठीक। तो वही मैंने आपको बताया कि हॉलो स्फेयर ग्लास होता है, एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास होता है, जिसको हम कट करते हैं, और कट करके हम क्या मिलता है, हमें एक स्फेरिकल मिरर मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? कि स्फेरिकल मिरर मिलता है। बस सिंपल सा स्फेरिकल मिरर की यही बात है, और कोई बात नहीं है, ठीक। अब हमने हॉलो स्फेयर को कट कर दिया, हॉलो स्फेयर को कट करके ही हमें एक दो पार्ट मिल गए ग्लास के, एक कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। अभी मैंने इनके आगे मिरर टर्म नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? तो हम लोगों ने बच्चों प्रीवियस वीडियो में बात की हुई है, अपनी जो भी हमने स्टार्टिंग वीडियोस शुरू की थी, उनमें जब हम लोग मिरर पढ़ने लगे थे तो हमने एक बात बताई थी
कि हमारे घर पे जो मिरर होता है उसमें हम अपने इमेज को देख पाते हैं, यानी हमारी इमेज बन जाती है। लेकिन वहीं पर अगर किसी मॉल वगैरह में हम जाते हैं, उस मॉल में जो डोर ग्लास होता है, ठीक है, ग्लास डोर जो होता है, उस ग्लास डोर में हमारी इमेज क्यों नहीं बनती? तो उसके पीछे का हम लोगों ने रीज़न देखा था क्यों नहीं बनती, क्योंकि उसके पीछे कोई भी सिल्वर कोडिंग नहीं होती है, या फिर किसी भी तरीके का कह सकते हो कि कोड नहीं किया गया होता है, ठीक है, पॉलिशिंग नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारी इमेजेस नहीं बनती। तो उसी तरीके से ये हमारा एक हॉलो स्फीयर था। इस हॉलो स्फीयर को जब कट किया तो हमें इस हॉलो स्फीयर के दो भाग मिले। एक भाग हमारा कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। अगर हम जब क्या करते हैं, इस हॉलो स्फीयर के अंदर की तरफ ढसे हुए भाग को, ये देखो अंदर की तरफ ढसा हुआ है ना भाग, कि जब हम इस हॉलो स्फीयर के अंदर की तरफ ढसे हुए भाग को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं और उभरे हुए भाग पर क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो जब ये मिरर बनता है, पॉलिश कर दिया, मिरर बन गया। तो जब ये मिरर बनता है तो इसी मिरर को हम क्या कहते हैं, इसी मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या बताया, जब हम अपने स्फेरिकल ग्लास को कट करते हैं, हमें दो स्फेयर के ग्लास का दो टुकड़ा मिलता है। उस पहले टुकड़े में अगर हम अपने इस पहले टुकड़े के स्फेरिकल ग्लास के अंदर की तरफ ढसे हुए भाग को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं और उभरे हुए भाग पे हम सिल्वर कोटिंग कर देते हैं या पॉलिशिंग कर देते हैं, तो इस तरह से हमें जो मिरर मिलता है उस मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। उसी के अपोजिट अगर हम इस स्फेरिकल मिरर के उभरे हुए भाग को, ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर के उभरे हुए भाग को क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं और इसके अंदर की तरफ ढसे हुए भाग पर हम क्या कर देते हैं, सिल्वर पॉलिशिंग कर देते हैं या लाल ऑक्साइड की पॉलिशिंग कर देते हैं, तो हमारा इस तरीके से मिला हुआ जो भी मिरर होगा उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या सा मिरर कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस सिंपल सा स्फेरिकल मिरर्स को लेकर के यही एक छोटा सा कंसेप्ट था। क्या था? स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक हॉलो स्फीयर ग्लास होता है, उस हॉलो स्फीयर ग्लास से ही हम क्या फाइंड आउट करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स को फाइंड आउट करते हैं। जब हम स्फेरिकल मिरर को दो भाग में कट करते हैं तो हमें उस स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स मिलते हैं। अगर हम स्फेरिकल मिरर या सॉरी जो स्फेरिकल ग्लास है उसके अंदर की तरफ ढसे हुए भाग को एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं और उभरे हुए भाग पर हम सिल्वर की पॉलिशिंग कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त हमें जो मिरर होगा उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। वही उसके अपोजिट अगर हम इस स्फेरिकल ग्लास के उभरे हुए भाग को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना करके अंदर की तरफ ढसे हुए भाग को क्या कर देते हैं, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको अवतल दर्पण और इसको उत्तल दर्पण बोला जाता है। ठीक, तो स्फेरिकल मिरर के आई होप ये जो स्फेरिकल मिरर का छोटा सा टॉपिक था या छोटा सा इंफॉर्मेशन जो थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमने क्या कहा था, हमने बताया था कि हम अब पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो चलिए इस स्फेरिकल मिरर के टर्म्स को भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर या कंपोनेंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम लोग, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर या कंपोनेंट ऑफ स्फेरिकल मिरर टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब इसके जो टर्म्स हैं उनको हम लोग देखते हैं, कौन कौन से टर्म्स हमको इसके अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर। चलो एक कॉनकेव मिरर हम यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर बन गया। अभी तो ये मिरर बना नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। तो हमने इसके पीछे क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया।
पहले कंपोनेंट की बात की जाए तो सबसे पहले समझिए एक बात को, ये आपका क्या है, एक स्फीयर है, और स्फीयर का क्या होता है, किसी भी स्फीयर का अपना एक सेंटर होता है, ठीक है, ये सेंटर होता है। अगर आप स्फीयर को चाहे जैसे कट कर लो, ठीक है, वो सेंटर अपनी जगह पे ही रहता है, ठीक है। अब ये किसका सेंटर है, स्फीयर का सेंटर है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेंटर ऑफ स्फीयर। अब हम इसको कई पार्ट्स में कट कर ले रहे हैं, मान लो ये जो हमारा स्फीयर है इसको हम कई पार्ट्स में कट कर लेते हैं, लेकिन इसका जो सेंटर है वो अपना वहीं पर रहेगा जहाँ पर ये था, सेंटर तो कहीं जाने वाला नहीं है, तो ठीक है। तो उसी तरीके से जब हमने उस हॉलो स्फीयर ग्लास से इस कॉनकेव मिरर को कट किया है, इस स्फेरिकल मिरर को कट किया है, तो इसका सेंटर भी तो अपनी जगह पर ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट आता है, जो पहला टर्म आता है, वो आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये, ठीक। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बात की जाए तो जहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, इस इतने सरफेस से हमारी लाइट का क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अपर्चर बोलते हैं। और इस अपर्चर का एक होता है मिड पॉइंट। क्या होता है, इस अपर्चर का क्या होता है, एक मिड पॉइंट होता है। इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इस अपर्चर का एक मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक। आई बात समझ में, क्या क्या देखा हम लोगों ने कि हमारा क्या है, एक स्फेरिकल ग्लास को हमने कट किया तो हमें एक कॉनकेव मिरर मिला, ठीक, कॉनकेव एक ग्लास का हिस्सा मिला, जिसके हमने अंदर की तरफ धसे हुए भाग को क्या बना दिया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया, और उभरे हुए भाग पर हमने क्या कर दिया, सिल्वर कोटिंग कर दी। जब सिल्वर कोटिंग कर दी तो ये कैसा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। अब हम लोग इसी स्फेरिकल मिरर के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानने के लिए यहाँ पे हुए। तो कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो जब हम लोगों ने कंपोनेंट्स की बात की तो हमने बताया कि आपका स्फेरिकल मिरर जो है उसको आप जितना भी कट कर लो, ठीक है, आप उसे कितना भी कट कर लो, उसका सेंटर कहीं भी जाने वाला नहीं है। जब सेंटर कहीं नहीं जाएगा तो सेंटर आपके इसके साथ भी रहेगा, इस कटे हुए स्फीयर के साथ। जब इस कटे हुए स्फीयर के साथ भी सेंटर रहेगा तो इस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, क्यों, क्योंकि अब ये अपने पूरे के पूरे स्फीयर से कट चुका है और बचा केवल ये कर्व्ड शेप। तो इस कर्व्ड शेप के कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपर्चर बोलते हैं। और इसी अपर्चर का क्या होता है, एक मिड पॉइंट होता है। इसी अपर्चर का क्या होता है, एक मिड पॉइंट होता है। और इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस मिड पॉइंट को हम बोलते हैं पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है। क्या बताया मैंने, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं, जो पॉजिटिव इनफाइनाइट से लेकर के नेगेटिव इनफाइनाइट तक होती है। तो ये आ रही है हमारी ठीक है, ये हमारी आ गई क्या, प्रिंसिपल एक्सेस। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस, जिसको हम लोग एक्सेस क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है। अब यही जो चीज़ें थी आपकी क्या थी,
आपके स्फेरिकल मिरर के टर्म्स थे या कंपोनेंट्स थे। क्या थे? टर्म्स थे या कंपोनेंट्स। बस सिंपल सा था, कुछ बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं था। क्या था? हमारा एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का अपना एक सेंटर होता है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पूरा लिख देते हैं हम। क्या है हमारा ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है हमारा ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा है पोल, वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये हमारा क्या हो गया? अपर्चर हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या है? कंपोनेंट्स हैं किसके? आपके प्रिंसिपल आपके स्फेरिकल मिरर के। फिर से देख लेते हैं। हमारा स्फेरिकल मिरर का क्या है? एक सेंटर होगा। उस स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का अपना एक मिड पॉइंट होता है। उस मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, इसको हम लोग मिलाते हैं और आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं। फिर क्या है अगला कंपोनेंट और लास्ट? अगर हम क्या है? हमारा एक रेडियस होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की जाए कि सेंटर से होकर के मिरर के किसी भी पॉइंट पर, सेंटर से लेकर के मिरर के किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, चाहे सेंटर से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी हो, चाहे यहाँ के बीच की दूरी हो, चाहे यहाँ के बीच की दूरी हो, मिरर के किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी सेंटर से लेकर के जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो सिंपल सा जो थी बात हमारे स्फेरिकल मिरर्स के टर्म्स को लेकर के, तो ये यही थी। ठीक है, आई बात समझ बच्चों? अब इसमें एक चीज़ की कमी है। क्या है इसमें? एक चीज़ की कमी है। इसमें अभी तक मैंने आपको फोकस नहीं दिखाया। ठीक है, फोकस को नहीं बताया। तो बच्चों मैंने अभी जैसा कि स्टार्टिंग की वीडियो में बता दिया कि फोकस आपका कंपोनेंट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। क्या बताया मैंने बच्चों? कि फोकस आपका कोई भी टर्म या कंपोनेंट नहीं होता है, उसे हम क्या करते हैं? उसे हम ऑब्टेन करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर भी क्या करते हैं? अपने फोकस को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, फोकस को ऑब्टेन करेंगे तो फोकस को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे स्पेस बनानी पड़ेगी। तो चलिए हम पहले इस चीज़ को करते हैं रफ। ये हमने कर लिया रफ। अब यहाँ पे ये टर्म भी नहीं रहेगा, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? प्रिंसिपल फोकस को हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम उस चीज़ को यहाँ पे अब देखने वाले हैं। तो प्रिंसिपल फोकस को ऑब्टेन करने का सबसे क्या है एक तरीका क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस को ऑब्टेन करने के सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या किया? एक कॉनकेव मिरर बना दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? कॉनकेव। सिल्वर कोटिंग करनी जरूरी है, तभी ये क्या बनेगा? हमारा एक मिरर बनेगा। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इतनी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर बना ली। तो अब क्या होगा? अब क्या होता है कि कोई, ठीक है, इट इज़ अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसकी इतनी चीज़ समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे? एक पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है प्रिंसिपल एक्सिस की? कि इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, क्या होता है कि एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे रेज आती हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वहाँ पे मिलती हैं, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं?
फोकस कहते हैं। यानी कि एक क्या होगी, एक लाइट आएगी, इंसिडेंट होगी और फिर वो रिफ्लेक्टेड होगी, और रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस भी पॉइंट पर मिलेगी उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानते हैं कि क्या होता है, एक लाइट आई, एक रे आई हमारी, ये रे आ गई। अब एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई हमारी, ठीक है। इसको समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी थी, जो मैं बार बार कह रहा था आपको, कि कैसे हम किसी भी कर्व्ड शेप पर नॉर्मल बनाएंगे, ये सीखना जरूरी है। तो एक सेकंड के लिए इसको होल्ड करते हैं, पहले सीख लेते हैं कि हम कैसे किसी भी कर्व्ड शेप पर क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए समझते हैं क्या है। एक सर्कल बनाया हमने छोटा सा, ठीक है, एक सर्कल हमने छोटा सा बनाया। इस सर्कल पे हम क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। क्या खींचने वाले हैं इस सर्कल पर, हम लोग टेंजेंट खींचने वाले हैं। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक कह सकते हैं मैजिकल लाइन होती है, जो क्या करती है, आपके सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करती है। क्या बताया बच्चों मैंने कि स्फेरिकल आपका जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, सर्कल को किसी एक पॉइंट पर ही केवल करता है टच। तो इस सर्कल का हम बना देते हैं, यहाँ पे ये सेंटर है। अब सेंटर पे यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे हमने टेंजेंट बना दिया, ये आया हमारा टेंजेंट, ये यहाँ पे टच किया, ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया, मान लेते हैं यहाँ पे ये टच कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक हमने टेंजेंट बना लिया, यहाँ पे ये एक लाइन को टच कर रहा है। अब इस टेंजेंट को अब हम लोग बहुत ही ईजिली ही क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं। एक आर्क रख करके यहाँ कट करेंगे, एक आर्क यहाँ, ठीक है, इसको कट किया, मान लेते हैं एक आर्क यहाँ लगा, एक आर्क यहाँ लगा, एक आर्क यहाँ लगा, एक आर्क यहाँ, फिर इसका एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आर्क को मिलाते हैं। तो जैसे ही हम इस आर्क को मिलाते हैं तो ये जाकर के कहाँ मिलती है, सेंटर से मिलती है। जैसे ही इस आर्क को मिलाते हैं, ये कहाँ आकर मिलती है, सेंटर से मिलती है। इस आर्क को मिलाते हैं तो ये आकर के कहाँ मिलती है, सेंटर से मिलती है। तो इससे एक कंक्लूजन निकला, आप सभी को पता है कि सर्कल के सेंटर से अगर कोई भी लाइन खींची जाती है तो वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला गया, कंक्लूजन ये निकाला गया कि अगर हम किसी भी कर्व्ड शेप के सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या बताया मैंने बच्चों, कि किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उस कर्व्ड शेप पर क्या माना जाएगा, नॉर्मल माना जाएगा। ठीक है, क्या मैंने कहानी बताई कि अभी हम लोग यहाँ सीखने वाले थे किसी भी कर्व शेप पर नॉर्मल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल पर टेंजेंट्स खींची। टेंजेंट्स क्या होती हैं, टेंजेंट वो इमेजिनरी लाइन होती हैं जो सर्कल को केवल और केवल एक पॉइंट पे टच करती हैं। ठीक है, फिर उस टेंजेंट को हमने बना करके उस टेंजेंट्स को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने के बाद हमने उनको मिलाया तो वो कहाँ पे आके मिल रही है, सेंटर पे आके मिलती है। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला गया, कंक्लूजन ये निकाला गया कि अगर हमें किसी भी कर्व शेप पर नॉर्मल बनाना है तो अगर हम उसके सेंटर से लाइन खींच देते हैं तो वो हमारी किसकी काम करेगी, नॉर्मल का काम करेगा। ठीक बच्चों, आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ते हैं, अपने फोकस को ऑब्टेन करने की तरफ बढ़ते हैं। तो फोकस को ऑब्टेन कर रहे थे तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया था, एक कॉनकेव मिरर बनाया था, फिर एक फोकस बनाया था, फोकस पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा पोल। अब क्या हो रहा है, एक लाइन एक रे आ रही है फोकस पर, फोकस पर एक रे आ गई। अब ये रे किधर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी ये जानना है। तो हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है कि जितना एंगल बना करके लाइट आती है उतना ही एंगल बना करके परावर्तित हो जाती है। किसके रिस्पेक्ट में, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि किसी भी सर्कल के या किसी भी कर्व्ड शेप के सेंटर से अगर हम कोई भी लाइन खींच देंगे तो उसके नॉर्मल का काम करेगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये बन गया हमारा नॉर्मल।
तो यानी अब रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इस तरफ होगा। ये हमारा क्या होने लगा, रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, एक रे ये हो गई। फिर क्या होता है, एक नीचे से हम लोग क्या करते हैं, रे लाते हैं। एक रे हमारी ये आ रही है, रे आई। अब यहाँ से भी इसको रिफ्लेक्शन कराना है, तो फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, एक सेंटर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से अब पता चल गया, तो इतना एंगल बना करके आई, तो इतना ही एंगल बना करके चली जाएगी। तो ये आ गई हमारी एक ये रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये हमारी रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस भी पॉइंट पर मिल रही हैं, हमारी ये जो भी रिफ्लेक्टेड रे है जिस भी पॉइंट पर मिल रही हैं, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फोकस बोलते हैं। यही मैंने बात बताई थी कि जब किसी मिरर पर हमारे क्या होती है, एक इंसिडेंट रे आती है और जब वो रिफ्लेक्टेड होती है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, फोकस ऑब्टेन कर लिया। उसके लिए हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर बनाया। कॉनकेव मिरर के फोकस की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉनकेव मिरर बनाया। कॉनकेव मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज इंसिडेंट कराई। फिर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल से हमने देखा कि इतना एंगल बना करके आई थी, मान लेते 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री एंगल बना करके वापस चली गई। फिर नीचे से हम लोगों ने एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रेज लाई। वो लाइट रेज आई, नॉर्मल बनाया और जितना एंगल बना करके आई थी वो चली गई। और दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस भी लाइन पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम लोगों ने फोकस का नाम दे दिया। ठीक है, अब होता क्या है, एक चीज़ और जान लीजिए। फोकस से लेकर के पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस से लेकर के पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है पॉइंट का, वो आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप देख सकते हो कि ये एफ और ये एफ, यानी दो एफ को मिला करके एक आर बन रहा है। हो रहा है कि नहीं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर है और इस यहाँ से यहाँ तक लेकर के एफ है। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा कि स्मॉल एफ इज इक्वल r/2, कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का आधा होता है। क्या है, जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी रेडियस की आधी होती है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है और ये पूरा यहाँ है, आधा हो रहा है ना फोकस। तो वही चीज़ है कि जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी हाफ होती है, किसकी, हमारे रेडियस की। ठीक, आई होप जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस को ऑब्टेन किया था कॉनकेव मिरर में, वो आपको अच्छे समझ में आ गया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर पर भी फोकस को ऑब्टेन कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने यहाँ पे बनाया एक कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे हमारा सब आ जाएगा फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया सेंटर और ये हो गया हमारा पोल। सारे कंपोनेंट्स पीछे आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, लाइट रेज आएंगी। ये लाइट रेज इंसिडेंट कराई हमने कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली। अब फिर यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन के लिए एक नॉर्मल बनवाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। अब एक नॉर्मल बनाते हैं, सेंटर से खींची लाइन, बना हमारा नॉर्मल बन गया। अब जितना एंगल बना करके आई है उतना ही एंगल बना करके ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब ये कहीं मिली नहीं। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कराते हैं। तो चलिए इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग पीछे की तरफ क्या कराते हैं, एक्सटेंड कराते हैं। तो पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे तो ये जहाँ पर भी मिलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे मिली यहाँ करके। उसके बाद फिर एक नीचे से भी हमने इंसिडेंट रे लाई, इंसिडेंट रे आ गई। अब यहाँ पर भी फोकस की ज़रूरत पड़ेगी,
नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया, तो जितना एंगल ये बना करके आई है इस नॉर्मल के रेफरेंस में, उतना ही एंगल बना करके चली जाएगी। तो ये रहा एंगल और ये उतना ही एंगल बना करके ये यहाँ से निकल गई, फिर नहीं मिली। तो इस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में भी हमें इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कराना पड़ेगा। तो हमने इसको किया पीछे की तरफ एक्सटेंड, और जैसे ही पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस जहाँ पर भी जा कर के मिली उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई कहानी हमारे प्रिंसिपल फोकस की। यानी यहाँ पे हम लोगों ने जो टर्म्स पढ़ लेते थे, स्फेरिकल मिरर क्या होता है वो पढ़ लिया, कैसे किसी भी कर्व्ड शेप पर हम नॉर्मल बना सकते हैं वो पढ़ लिया, टर्म्स पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं फोकस को वो भी देख लिया। सेम कंडीशन थी, क्या था, हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे लाई, उस इंसिडेंट रे को जब हम लोगों ने इंसिडेंट कराया तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो उसके रिफ्लेक्शन किस साइड होगा, तो उसको देखने के लिए हम लोगों ने नॉर्मल ओपन खींचा। ठीक है, नॉर्मल खींचा तो जितना एंगल बना करके आई थी उतना एंगल बना करके चली गई। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर नहीं होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो जब डाइवर्जिंग मिरर होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं उन रिफ्लेक्टेड रे को हमें क्या करना पड़ता है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, उस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद जहाँ पर भी वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के जिस भी पॉइंट पर वो मिल रही हैं वो हमारा क्या कहला रहा है, फोकस कहला रहा है। ठीक बच्चों, तो आई होप यहाँ तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे के टॉपिक के साथ। आई होप आज की वीडियो का जो छोटा सा टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलूँगा अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।